नमस्कार दोस्तों, एक टेक्नोलॉजी जिसको नेपाल ने हासिल किया था करीबन 19वीं सेंचुरी में, यानी कि 1850 के आसपास। और ये टेक्नोलॉजी नेपाल को उस समय बनाती थी काफी ज्यादा मजबूत, और इसका श्रेय कुछ नेपालियों को ही जाता है। इस टेक्नोलॉजी जिससे एक हथियार बना था, उसको हासिल करने के लिए काफी मेहनत भी लगी थी। और ये हथियार कहीं ना कहीं 19वीं शताब्दी में नेपाल को प्रोटेक्ट करने का काम करता था, और नेपाल को बनाता था और ज्यादा मजबूत, क्योंकि उस समय लगता नहीं था कि नेपाल ऐसी चीजें विकसित कर सकता था। और नेपाल ने ये चीज विकसित करके कहीं ना कहीं उस समय दुनिया को चौंका दिया था, साथ ही साथ ब्रिटिशर्स को भी चौंका दिया था, क्योंकि उन्होंने भी ये कभी सोची नहीं थी कि नेपाल के पास ऐसा हथियार आ सकता है जो कि उनको हक्का बक्का कर दे। और मैं बात कर रहा हूँ नेपाल में बनी पहली मशीन गन बीरा गन की। और इस नेपाल की पहली गन को बनवाने के पीछे हाथ था नेपाल के जनरल गेहेंद्र शमशेर जंग बहादुर राणा जी का। आपको बता दें कि इसको 1871 से बनाने की शुरुआत की गई थी, और इसके लिए नेपाली जनरल गेहेंद्र बहादुर ने काफी ज्यादा मेहनत की थी और काफी ज्यादा दिमाग भी लगाया था कि कैसे इस हथियार को जल्दी से जल्दी नेपाल के लिए बनाया जाए। क्योंकि 1815 और 16 के टाइम पर नेपाल साथ साथ ब्रिटिशर्स के बीच में एक युद्ध हो चुका था, जिसके बाद नेपाल अपनी पोजीशन को नहीं खोना चाहता था। और इसके लिए नेपाल के जनरल गेहेंद्र बहादुर ने काफी दिमाग लगाया, और उन्होंने अमेरिका की गार्डनर गन को चुपके से अमेरिका से नेपाल मंगवाया। और उस समय ऐसी टेक्नोलॉजीज हुआ करती थी सिर्फ उन वेस्टर्न कंट्रीज के पास। तो कहीं ना कहीं नेपाली जनरल ने एक बहुत चालाकी का कदम उठाते हुए वहां से चुपके से एक मशीन गन मंगवाई। फिर उसके ऊपर नेपाल के जनरल गेहेंद्र सिंह ने रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की और कई लोगों को लगाया, और उस गन की साइंस को समझा गया, जिसके बाद नेपाल के लिए बनी एक नेपाल की अपनी मशीन गन, जो कि नेपाल की पहली मशीन गन थी, और इसका नाम था बीरा गन, जो कि उस समय नेपाल के लिए काफी बड़ी बात थी। साथ ही इस गन की रिवर्स इंजीनियरिंग तो हुई थी, लेकिन इसमें कई और फीचर्स थे जो कि इसको ज्यादा बेहतर बनाते थे, जिनकी बात हम आगे करने वाले हैं कि कैसे बनी थी नेपाल की एक गन और इसमें क्या चीजें थी जो खास थी। और अगर तब नेपाल ये चीजें कर सकता तो आज का नेपाल भी ये चीजें कर सकता है, क्योंकि उस समय नेपाल के पास कोई मशीनरी तो हुआ नहीं करती थी। तो इसकी जो सारी एक एक पुर्जे एक एक पार्ट थे वो बनाए जाते थे हाथों से। जो भी मेटल के पार्ट थे वो बनाए गए थे आम लोगों के द्वारा, जो कि हैंडमेड एक गन थी, और इसमें कोई भी मशीनरी का यूज नहीं हुआ था, लेकिन तब भी ये चलती थी एकदम परफेक्ट। और रिवर्स इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्री को बहुत ज़्यादा तेजी से डेवलप कंट्री में कन्वर्ट कर सकता है। और कई बड़ी कंट्री कहीं ना कहीं इस रिवर्स इंजीनियरिंग के चलते ही अपने आप को आगे बढ़ाने में सक्षम हुई है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाइना, जिसने कई फाइटर प्लेन से लेकर कई बड़ी बड़ी चीज़ें बना डाली रिवर्स इंजीनियरिंग करके ही। अगर आप एक सबसे महंगा फ़ोन आईफोन भी देख लोगे तो उसकी जो कॉपी है रिवर्स इंजीनियरिंग करके, वो कहीं ना कहीं चाइना उसकी कॉपी बना देता है। तो एक बड़ी साइंस है जिसके चलते कहीं ना कहीं प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में चाइना आगे है, और यही रिवर्स इंजीनियरिंग आज के नेपाल को भी करने की ज़रूरत है, और इस हिस्ट्री से सीखने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक को उठाया, क्योंकि तब का नेपाल अगर ये चीज़ कर सकता था तो आज का नेपाल क्यों नहीं कर सकता, जबकि आज का नेपाल उस समय के नेपाल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में भी है, और काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली अच्छी पोजीशन में भी है। और नेपाल एक वेल रिकग्नाइज कंट्री है, तो क्यों नहीं नेपाल कई प्रोडक्ट्स की रिवर्स इंजीनियरिंग कर उन पर काम करता है। और ये लेसन हिस्ट्री से सीखने की ज़रूरत है नेपाल के यूथ को, जो कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करेगा। और ये हिस्ट्री कहीं ना कहीं दिखाती है कि नेपाल को तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए हर साम दान दंड भेद का इस्तेमाल करना चाहिए, और रिवर्स इंजीनियरिंग पर भी काम करना चाहिए, जो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि हथियार ही बनाने चाहिए, कई और चीज़ें हैं जिनको बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उस कंस्ट्रक्टिव वे में बढ़ना चाहिए, और अपनी सुरक्षा के लिए हथियार भी बनाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि तब का नेपाल कर सकता था तो आज का नेपाल भी कर सकता है, तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिए नेपाल विल डू इट। तो आपको बता दें कि नेपाल की इस हैंडमेड मशीन गन की कीमत विदेशी बाजारों में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि गिनी चुनी ही ऐसी गन रह गई हैं, और इनको कई बार देखा गया विदेशी मार्केट्स में, जो कि 50 लाखों से भी ज़्यादा महंगे दामों पर बिकती है, जो कि नेपाल की एक एसेट है। तो चलिए जानते हैं कि क्या खास बातें थी इस गन में, और साथ ही साथ 3D मॉडल के जरिए देखते हैं इस गन की पूरी बनावट को, और बात करेंगे इसकी हर एक बनावट के बारे में, और कैसे ये चलती थी, कैसे फायर करती थी, और क्या इसकी विशेषताएं थी जो कि नेपाल से पूरी तरीके से जुड़ी है।
दोस्तों बीरा गन मात्र 2 साल के लिए मैन्युफैक्चर हुई यानी कि बनी, जो कि 1896 से लेकर 1897 तक ही सिर्फ बनी। और नेपाल की इस गन को अमेरिकन गन गार्डनर गन से ही प्रभावित होकर बनाया गया, जो कि कुछ हद तक मिलती जुलती है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा अलग चीजें थी और इसीलिए आज भी काफी ज्यादा कलेक्टेबल हैं और कई लोग इनको खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री का एक बहुत नायाब नमूना है। फॉरेन कंट्रीज में नेपाल की गन्स को बिकते हुए देखा गया है, जो करीबन $30,000 के रकम के मुकाबले बिकती है और पूरी दुनिया में ऐसी मात्र 20 से 25 गन्स ही रह गई हैं, जो कि असली नेपाल की बीरा गन है, क्योंकि इन्हें काफ़ी कम समय तक बनाया गया था, तो इसकी काफ़ी कम क्वांटिटी ही नेपाल के पास थी। आपको बता दें कि इस पर रिवर्स इंजीनियरिंग करना शुरू किया गया था 1871 में और कई सालों की मेहनत के बाद नेपाल की पहली मशीन गन बन के तैयार हुई बीरा गन। ये खास इसलिए थी क्योंकि ये 120 राउंड फायर कर सकती थी। इसमें एक अलग ही बुलेट कैरिंग मैकेनिज्म था, जो कि पैन मैगजीन होल्डर था, जो कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर गोल सा मैगजीन होल्डर लगा था और इसी के अंदर भरी होती हैं बुलेट्स, जो दूर से ही सबसे अलग और एंटीक दिखता था। इसकी फायरिंग की बात करें तो इसमें एक हैंडल डिजाइन किया गया था, जिसे एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाने पर यह फायर करती थी और हर एक राउंड पर एक शॉट निकलता था और ये लगातार 120 राउंड घुमाकर फायर की जा सकती थी और इसका निशाना भी काफी अचूक और ज्यादा बेहतर था अमेरिकन गन से। बावजूद इसके कि इस गन को पूरी तरीके से हैंडमेड बनाया गया था और इसीलिए इसकी कीमत एक आर्टिफैक्ट के तौर पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन गन थी उस दौर की। हालांकि इस गन को युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इसका खौफ ही काफी था और ब्रिटिश सेना ने नेपाल पर अटैक करने की सोची भी नहीं, क्योंकि इस समय नेपाल के पास हथियार भी पहुंच चुके थे और ब्रिटिशर्स के लिए तो हुकरी ही काफी थी। एक गोरखाली ही तमाम ब्रिटिशर्स पर भारी पड़ जाता था और अगर नेपाली गोरखास के पास हथियार भी हो तो ब्रिटिशर्स की तो पतलूनगिरी हो ही जानी थी। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने भी कहीं न कहीं पीछे हटने का फैसला लिया और 1816 के बाद ब्रिटिश और नेपाल के बीच में कोई भी युद्ध नहीं हुआ, हालांकि समझौते हो गए थे। हालांकि कई लोग का मानना है कि नेपाल को हथियार की जरूरत नहीं, क्योंकि नेपाल एक पीसफुल कंट्री है, पर नेपाल को अपने इंटरनल सेफ्टी और बॉर्डर सिक्योरिटीज के लिए हथियार तो चाहिए और अगर नेपाल इनमें आत्मनिर्भर हो जाता है और अपने हथियार खुद बनाता है तो कहीं ना कहीं ये नेपाल के लिए एक इकोनॉमिक तौर पर भी काफ़ी सुकून भरा काम होगा और किसी भी दूसरे देश पर इसके लिए निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं नेपाल को कई और सेक्टर्स में काम करते हुए रिवर्स इंजीनियरिंग और कई और साइंस के जरिए तेज डेवलपमेंट की ओर बढ़ना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो कैसे लगी आपको नेपाल को ये बीरा गन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा नेपाल बीरा गन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचती रहे। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल का बटन है उसको भी दबा लीजिए, ताकि ऐसी लेटेस्ट और ओरिजिनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। NI न्यूज़।